हेलो दोस्तों, एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे एलॉन मस्क के, जो कि सीईओ है स्टारलिंक के बारे में। वैसे तो एलॉन मस्क को आप लोग जानते होंगे, टेस्ला के, और जिस किसी ने इसकी लाइफ स्टोरी पढ़ी है तो उससे पहले भी उसने प्रोजेक्ट्स इस तरह के किए हैं कि जो बहुत छोटी उम्र में, बचपन में ही इसने जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तरफ आ चुका था और एक ज़माने में पेपाल का भी पार्टनर रहा है। तो अभी जो सबसे, आप कह सकते हैं आजकल हॉट टॉपिक, जो इसकी सैटेलाइट कंपनी की कामयाबी के बाद, जो मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली नासा ने भी इसको दिया है, इसकी कंपनी को, स्पेस एक्स को, के स्पेस स्टेशन से जो सामान उधर पहुंचाना, उसका वो भी लेने के बाद अब जो पैरेलल में इसका एक प्रोजेक्ट चल रहा था वो सैटेलाइट इंटरनेट का है। सैटेलाइट इंटरनेट का ख्याल इसका कामयाब क्यों है, और पहले लोगों को, पहले सैटेलाइट इंटरनेट मौजूद है लेकिन वो प्रैक्टिकल क्यों नहीं है, इस पर हम आगे जाके बात करेंगे। और जाहिर है कि हम उस नज़र से भी देखेंगे कि इसमें बिजनेस सेंस क्या है, कहाँ जो है वो पब्लिक रिलेशंस की बात एलॉन मस्क कर रहा है, और कहाँ जो है वो, क्योंकि बुनियादी तौर पे तो बिजनेसमैन ही है एलॉन मस्क। तो अगर उसमें कोई वो देख रहा है कि कोई भला हो रहा है बाकी दुनिया का, तो वो भी वो बयान कर देता है। लेकिन बुनियादी तौर पे तो जो है वो एक सक्सेसफुल, आजकल का सक्सेसफुल बिजनेसमैन ही है। अब जहाँ तक ह्यूमन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, डाटा ट्रांसफ़र के दौर का टाइम है, ये 1G से लेके 4G तक का सफ़र तो मेरा अपना आँखों का देखा हुआ है। और जो इसमें इसकी वजह से जो स्पीड्स हमें हासिल हो गई हैं डाटा की, वो भी मेरी आंखों की देखी चीज़ है। यानी कि अगर रेडियो फ्रिक्वेंसीज़ की आप फ्रिक्वेंसी रेंजेस देखें तो ये मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल होती हैं, मुख्तलिफ़ फ्रिक्वेंसियाँ। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग ये हाई HF फ्रिक्वेंसी, जिसे हाई फ्रिक्वेंसी कहते हैं, 2 से 30 मेगाहर्ट्ज़ ये होती थी, क्योंकि ये वेव्स बेसिकली आयनोस्फीयर, जो ज़मीन के इर्द गिर्द एक फ़िज़ा है, उससे रिफ्लेक्ट होके तो ये ऐसे डिस्टेंसेस अचीव कर लेती थी बहुत कम पावर में कि जो दूसरी नहीं अचीव कर सकती। तो बड़े अरसे तक ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए यही HF को यूज़ किया। आज भी मिलिट्री में HF, अगर सैटेलाइट लिंक आपका नहीं चल रहा तो HF चलती है। तो स्टारलिंक का मकसद ये है कि ये 2-2.5 फुट का एंटेना आप अपने घर पे लगा सकें, ट्रक के ऊपर लगा सकें चलते हुए, इवन जहाज़ के ऊपर भी ये लग जाएगा एलॉन मस्क के मुताबिक। इसका फ़ायदा क्या होगा कि कोई भी, किसी भी तरह का वेदर है, जैसे जिस तरह मैंने आपको फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम दिखाया था कि इसके हाई होने से फ्रीक्वेंसी जो है वो, इस पे एटमॉस्फेयर का असर जो है वो कम से कम, मतलब इंटरफेरेंस कम होती जाती है। और जिस बैंड पे ये सैटेलाइट काम करता है, UHF पे, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी पे, वहाँ चाहे जखड़ चल रहा हो, बारिश चल रही हो, तकरीबन आपको कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो कि नॉर्मली हमारे यहाँ इंटरनेट में काफ़ी बड़ा इशू होता है कि हमारी जो जितनी भी लाइनिंग है, एक तो ज़ाहिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो लोकल भी केबल वाला है वो डिपेंडेंट है, पीछे से जो इंटरनेट आ रहा है, अब उसकी अपनी लाइट होनी चाहिए, आपका बैकअप हो जो आपके राउटर का चला रहा हो। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं सैटेलाइट इंटरनेट में ये निकल जाते हैं बेसिकली। अब एलॉन मस्क का प्लान तो ये पुराना है काफ़ी। उसने टेस्ट के तौर पे टिंटन A और टिंटन B सैटेलाइट लॉन्च किए तकरीबन 2016 से कोशिश कर रहा है। लेकिन उसका बड़ा मसला यही था कि जो इसका रिसीवर है उसकी कॉस्ट को किसी तरह इस लेवल पे लेके आए कि कम से कम हो जाए।
ताकि उसको ज़्यादा बड़ी मार्केट जो है वो उसको पेनिट्रेट कर सके। अब ये तकरीबन कई 100 सैटेलाइट्स हैं जो लॉन्च करेगा। उसकी रीज़न ये है कि ऑलरेडी दुनिया में तकरीबन 3 सैटेलाइट आपके पास हों और वो कोई 36,000 किलोमीटर के ऑर्बिट पे आपने अर्थ से रखे हों तो वो तकरीबन पूरी दुनिया कवर हो जाती है उससे। लेकिन क्या है कि इंटरनेट में आपको पता है, चाहे कमर्शियल डेटा चल रहा हो या आप कोई पबजी टाइप की गेम खेल रहे हो, लेटेंसी इंपॉर्टेंट होती है। कितने मिली सेकेंड उसकी जिसे पिंग कहते हैं कंप्यूटर की ज़ुबान में, वो कितनी। तो वो पिंग जो है वो बेहतर करने के लिए उसने सैटेलाइट्स को बहुत निचले ऑर्बिट में रखा है, यानी कि 550 किलोमीटर के ऑर्बिट पे। उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि लेटेंसी, ये जो मिली सेकेंड, ये जो पिंग है, ये टाइम कम हो के तकरीबन क्लेम तो करते 30 मिली सेकेंड तक ले आएगा, जो एनफ होता है गेम खेलने के लिए। और फाइनेंशियल, आपको पता है दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट्स भी आपस में सारी इंटरकनेक्टेड है। वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर लम्हे मिलियंस ऑफ डॉलर्स ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं एक मार्केट से दूसरी मार्केट में। तो वहाँ ये लेटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेट की। तो इन सैटेलाइट्स, एक तो तकरीबन हर सैटेलाइट की कॉस्ट तकरीबन $3 लाख है, $3 लाख है, जो सैटेलाइट के हिसाब से बहुत ही, आप कह रहे हैं कि सैटेलाइट की दुनिया में बहुत लो कॉस्ट उस तरह से सैटेलाइट है। लेकिन बड़ा काम वो पूरा करेगा। इसके अंदर लेजर्स के ज़रिए डाटा ट्रांसफ़र होगा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़मीन पे जो लाइट ट्रैवल करती है ऑप्टिक फाइबर के अंदर, यानी कि ग्लास के अंदर, तो उसकी स्पीड तकरीबन हाफ रह जाती है, बजाय इसके कि स्पेस में आप ट्रैवल करवाएं जिस तरह के इस केस में होगा। ये सैटेलाइट आपस में भी कम्युनिकेट करेंगे और नीचे ग्राउंड स्टेशन से भी कम्युनिकेट करेंगे। अच्छा, जो सैटेलाइट्स हैं उनके लिए ये आयन थ्रस्टर्स की टेक्नोलॉजी है, जिससे सैटेलाइट अपने आप को पोजीशन भी जो फाइनल जिस पे पहुंचाना है पहुंचेंगे, और जब उनकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होकर बर्न आउट करके ख़त्म भी हो जाएंगे। इसमें अमेरिका का जो फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन है उसको स्टारलिंक ने ये तसल्ली दी है कि 95% जो है ना सैटेलाइट्स ये हम बर्न करा देंगे। कुछ उसके हिस्से होते हैं जो सिलिकॉन कार्बाइड है, जो बहुत हाई टेम्परेचर जो लेजर्स के लिए बीच में इस्तेमाल हो रहा है, वो तकरीबन 1.5 किलोग्राम जो है वो बच्चा खुच्चा जो है वो बर्न आउट नहीं हो सकेगा, वो ज़मीन तक पहुंच जाएगा। लेकिन बाकी सैटेलाइट 95% बर्न हो जाएगा, और हर सैटेलाइट के केस में ऐसा ही होगा। ओरिजिनली तो इसका प्लान था कि 2020 में ये सैटेलाइट जो है वो अप और रनिंग होगा। अभी बहरहाल ये है कि 2022 में फंक्शनल होने की डेट है इसकी, 2022 के बीच में। अब इशू ये है कि ये चाह रहा है कि इसकी सैटेलाइट एंटीने की जो कॉस्ट है वो तकरीबन $500 जो करंटली है उससे $200 तक करना चाह रहा है। और वैसे अगर देखा जाए तो मार्केट में इस टाइम पे $30,000 तक का सैटेलाइट रिसीवर अवेलेबल है। तो ये जो आपके टीवी नेटवर्क्स भी कम्युनिकेशन करते हैं इस तरह की, तो तकरीबन उसका यूज़र आप समझें कि फाइनेंशियल मार्केट्स भी होंगी, और उस कॉस्ट को इस लेवल पे ले आया है कि गरीब से गरीब $200 तो शायद बहुत गरीब मुल्कों में पॉसिबल ना हो, लेकिन वो एक बहुत बड़ी मार्केट को इस टाइम वो टारगेट कर रहा है, जिसमें इंडिविजुअल इंटरनेट के यूज़र्स भी हैं, कमर्शियल यूज़र्स भी हैं, और तकरीबन हाईटेक जितनी भी आगे इंडस्ट्रीज हैं उसमें इसका यूज़ है। अब अगर देखा जाए तो ख्याल ये है कि अमेरिका में अगले तकरीबन 7 सालों में जो 4G से 5G पे जा रहे हैं, इस पे $150 बिलियन खर्च होंगे, जो केबलिंग इसमें जो यूज़ की जाएगी फाइबर ऑप्टिक की। जबकि एलन मस्क का जो $3 लाख का एक सैटेलाइट है उसके हिसाब में $10 बिलियन में ये सारा जो है
सैटेलाइट का सिस्टम मुकम्मल हो जाए, यानी कि कहाँ $150 बिलियन 4 से 5G में जाने के लिए और कहाँ $10 बिलियन सिर्फ। और उम्मीद इससे ये है कि इससे स्पेस एक्स को सालाना $30 से $50 बिलियन स्पेस एक्स इस अपने बिजनेस वेंचर से कमा सकेगी। अब आपको समझ आ रही होगी कि करंटली स्पेस एक्स की कमाई जो है साल की वो $2 से $3 बिलियन है, और जब वो $30 से $50 बिलियन कमाना शुरू हो जाएगी, जो कि ख्वाब अभी तो है लेकिन हकीकत के लिए भी उन्होंने सारे स्टेप्स उठा लिए हैं कि स्पेस एक्स की जब कमाई, स्पेस एक्स की या इलॉन मस्क की आप कह लें जिसकी ये सब्सिडरी कंपनीज हैं, कि $30 से $50 बिलियन हो जाएगी, तो फिर चाहे वो चांद पे कॉलोनी हो या मार्स पे मरीख पे कॉलोनी हो, उसके प्रोजेक्ट्स जो है वो इलॉन मस्क इतने उसके पास फाइनेंसेस हो जाएंगे कि वो बड़े प्रोजेक्ट्स भी कर सकेगा। और इस केस में तो नासा जो अमेरिका का स्पेस का इदारा है उससे भी ज़्यादा इसके पास जो है ना वो इन्वेस्टमेंट मौजूद होगी कि वो कर सके। और अब आप सोच सकते हैं कि एक बिजनेसमैन के पास जब इतना पैसा होगा तो एलॉन मस्क इसमें स्पेस में क्या क्या कर सकता है। आप दूसरे प्लैनेट्स पे इनिशियली तो इंसान नहीं, हमेशा नासा ने भी पहले भेजे हैं तो अनमैन्ड मिशन ही गए हैं। रोबोट्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से बैठे हुए, वहाँ से पिक्चर्स रिसीव कर सकते हैं। तो श्योरली इनिशियली तो ये सारे अनमैन्ड मिशन ही होंगे, जिसमें ख़ास तौर पे अगर आपने कोई मिनरल्स किसी सियारे से और वो कोई हैजर्डस काम है तो आप मशीन और रोबोट्स को ही भेजेंगे बेसिकली। जबकि एक तरीका और भी है, ये जो फिजा में उड़ रहे होते हैं बहुत से कॉमेट्स जिनको कहते हैं, इन पे भी पास्ट में आज से पहले जो है वो खलाई जहाज़ उतारे गए हैं, थोड़ी बहुत सैंपल भी कलेक्ट किए गए हैं, तो माइनिंग करना भी पॉसिबल है ज़ाहिर। तो आप ये देख सकते हैं कि अमेरिका का जो मॉडल है बिजनेस का, कि जब इस लेवल के इन्वेस्टर होंगे तो गवर्नमेंट के इदारों से कई गुना जिनकी आमदनी हो जाएगी, तो ये मामला कहाँ पे जाके पहुँचेगा। अब इस कमर्शियल ये जो लेवल है इसको अमेरिका में भी मिलिट्री को जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, और फ़ायदा होगा। अमेरिका ने स्पेस कमांड के नाम से एक अलग बड़े बड़े मुल्कों में सारों ने ही बना ली है इस टाइम पे, तो क्योंकि पता है कि फ्यूचर जो है अब वो स्पेस में है। तो जिस तरह पुराने ज़माने में कहते थे कि जो मुल्क नेवी जिसकी डोमिनेट करेगी वो समंदरों पे डोमिनेट जो करेगा वो दुनिया पे डोमिनेट करेगा, और होता है। हमने स्पेनिश को देखा, ब्रिटिश को देखा, इवन ऑटोमन एम्पायर को, तुर्कों का हालात देख लें तो उनकी नेवी किस तरह की थी। तो नेवी का एक सर्टन वो बात है। आजकल के ज़माने में नेवी की इम्पोर्टेंस कम नहीं है, लेकिन एयरफोर्स की इम्पोर्टेंस जो है, और बड़ी नेवी में तो अमेरिका वगैरह में तो नेवी के पास भी जो है वो एयरफोर्स मौजूद है, यानी कि जो कैरियर विंग होता है उसमें एयरक्राफ्ट नेवी के पास भी मौजूद है। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि जिस तरह एक ज़माने में नेवी की वजह से मुल्क डोमिनेट करते थे, फिर एक ज़माने में जो है वो एयरफोर्स ने उसका बड़ा किरदार साथ अदा करना शुरू कर दिया। और अगर आप फ्यूचर कहें तो फ्यूचर जो है वो स्पेस का है, कि स्पेस में जो डोमिनेट करेगा, और उसमें ना सिर्फ डोमिनेशन की बात है, आप देखें कि उसमें बिजनेस सेंस भी है बहुत सा। कौन सा मुल्क स्पेस को सबसे पहले एक्सप्लॉइट कर सकेगा। अभी तो इस केस में तो अभी तो ऐसे ही लग रहा है कि अमेरिका की कंपनियां ही हैं जो ये काम करेंगी, लेकिन चाइना और रशिया जिस रफ्तार से चल रहे हैं, तो आप ये भी सोचें कि जल्दी वो भी ऐसे वेंचर्स जो हैं, अगर कोई प्राइवेट बिजनेसमैन नहीं तो गवर्नमेंट लेवल पे उनके ज़रूर चलेंगे। तो अब सोचने का मकाम जो है वो बाकी दुनिया का है। ये मुल्क तो मतलब यूएसएसआर जैसे मुल्क तो
अब डिक्लाइन के बाद दोबारा से राइज कर चुके हैं, और चाइना की राइज जो है उसमें कोई कमी नहीं आई अभी तक। सोचना तो असल में दुनिया के बाकी मुल्कों का है कि उनका क्या किरदार होगा, जो दुनिया पे अभी पावर गेम है उसमें उन मुल्कों का क्या किरदार होगा। तो ये वो चीज़ है कि जो आप टीवी पे एलन मस्क को भी सुनते हैं, मेरे हिसाब से भी अच्छा खासा शरीफ नफ्स किस्म का इंसान है और कोई आपको उसमें ईगो नज़र नहीं आती। लेकिन बुनियादी तौर पे वो भी, आप उससे पूछेंगे वो भी मानेगा कि वो बिजनेसमैन है। बाकी सारी बातें अच्छी हैं कि इंसानियत मार्स पे जाती है या चांद पे जाती है, लेकिन अंडरलाइन अमेरिका की कामयाबी है कि उसने लोगों को इस चीज़ पे लगा दिया है कि एफिशिएंसी इस दुनिया में जो मेरिट पे पूरा उतरेगा, जो बिजनेस में तेज़ होगा वही ऊपर आ सकेगा। और वो जिस तरह इंसानी माशरे ने भी जिस तरह तरक्की की है कि कमज़ोर बिजनेसमैन या कमज़ोर कौमें जो हैं या कमज़ोर नस्लें जो हैं वो रह जाती हैं और बाकी लोग जो हैं वो प्रोग्रेस कर जाते हैं, और वो अगर ज़िंदा भी रह जाएं तो उनके हालात जो हैं वो अबतर होते हैं। तो ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है, आप कह सकते हैं कि इंटरनेट तो अभी भी आधी दुनिया के पास नहीं मौजूद, और एलन मस्क ज़ाहिर है जहाँ $200 है वहाँ $150 पे भी ला सकता है और ले आएगा बाद की स्टेज में, जब उसे गुंजाइश नज़र आए अपनी फर्दर मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए। तो ये इस हिसाब से बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है एलन मस्क का, जिसकी कामयाबी के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर तकरीबन खड़ा हो चुका है। इसी 2022 में ही एक्सपेक्टेड है कि ये फॉर्मली लॉन्च इसको किया जाए। हमारे यहाँ पीटीए ने बहरहाल वार्न किया है कि अभी कोई इसमें बुकिंग ना करवाए। जाहिर है हमारे लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स तो इससे कंपटीशन, अब बात यह है कि इस कंपटीशन को वो मीट करते हैं या हम अपनी ट्रेडिशनल सोच के तहत इसको बैन रखते हैं, ये फिर हमारे पे डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरह से लेके चलते हैं। आया स्पेस में हम भी कोई प्लानिंग करते हैं, हमारा कोई लॉन्ग टर्म प्लान है, या हम चीज़ों को जो है वो बैन करके ही आगे चलेंगे। तो आज की वीडियो जो है मेरे ख्याल से के लिए इतना ही काफ़ी है। आइंदा किसी और जो है वो दिलचस्प मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। टेक केयर।